डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय अजय सर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली एक्सटेंडेड बॉडीज, एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडीज को लेकर है। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में देखा होगा जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, दैट कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, उस रियल लाइफ सिचुएशन में हर बार जरूरी नहीं होता है कि हम इतना आइडियलाइज्ड मॉडल लेकर आए। हर बार जरूरी नहीं होता कि हमारे पास में सिर्फ पॉइंट चार्जेस ही हों। क्या होगा अगर हमारे पास में एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज हुई? तो यहाँ एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज होने से मेरा मतलब है बड़े बॉडीज जो कि चार्ज्ड होते हैं, जैसे कि स्फीयर, सिलेंडर, कोई रिंग, कोई डिस्क, कोई कोन। तो इस तरह से जो बड़े ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो क्या हम कूलम्बियन फोर्स नहीं निकाल पाएंगे? और अगर निकाल पाएंगे तो वो ट्रिक क्या है, वो तरीका क्या है, वो एक मैथमेटिकल टूल हमारे पास क्या है जिसकी हेल्प से ये सारा काम हम कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक काम हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है हमें एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, लेकिन किसकी वजह से? एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। तो आइए देखते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इस तरह से मैंने माना ये मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इसका साइड व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये टिल्ट करके साइड में रखी हुई है और मेटल का ये रिंग है। मेटल का रिंग लेने के पीछे पर्पस ये था कि अगर कोई भी चार्ज, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव क्यू मैं इसे देता हूं, तो वो इसका जो सरकमफ्रेंस है, क्योंकि रिंग है तो ये सेक्शन तो इसका हॉलो रहेगा, तो वो जो चार्ज होगा वो इस तरीके से जो रिंग का बॉडी है, जो रिंग का मटेरियल है, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो जो चार्ज पॉजिटिव क्यू मैंने दिया वो इस प्रकार रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेट द रेडियस ऑफ द रिंग, रिंग का जो रेडियस है वो कितना मान लिया मैंने? ए मान लिया। तो आप इसको इस प्रकार विजुलाइज कर सकते हैं, अगर ये रिंग जो कि सर्कुलर है, अगर इस तरह से मैंने उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है तो यहां कहीं उसका सेंटर होगा। अब सेंटर से आगे प्रोजेक्टेड किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। मतलब ये पूरा सिस्टम अगर आप टिल्ट करके देखेंगे तो यहां कहीं मान लीजिए इस पॉइंट पर, लेट दिस पॉइंट इज पी, तो पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। और मैंने मान लिया कि ये जो पी पॉइंट है, इस तरह से ये पी पॉइंट जो मैंने लिया है, यहां पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने रखा है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि हमारे पास जो रिंग है उसके पास कोई चार्ज है Q1 के जैसा प्लस कैपिटल Q, और कुछ दूरी, ये दूरी कितनी मान ली? ये दूरी मैंने मान ली x। सो एट द डिस्टेंस x आई हैव टेकन अनदर चार्ज प्लस स्मॉल q। तो जो सोचने वाली बात है, जो एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, वो ये है कि क्या एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी? डेफिनेटली करेगी। इस रिंग और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली कूलम्स लॉ के थ्रू कैलकुलेटेड किया जा सकता है? द आंसर इज नो। उसका रीजन ये है कि हमारा ये जो रिंग है, इस रिंग पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। हमारा रिंग बेसिकली एक एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडी का यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर 3 देखा हो जो कूलम्स लॉ के ऊपर मैंने बनाया था, जिसमें मैंने कूलम्स लॉ के एसेंशियल फीचर्स को डिस्कस किया था, तो मैंने साफ साफ वहां पर पॉइंट चार्ज के जो पॉइंट आया था तो अपने कमेंट्स दिए थे, और मैंने कहा था कि अगर एक्सटेंडेड बॉडीज का केस आया तो डिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारा जो बॉडी है उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल हो। लेकिन यहाँ कहीं से भी मैंने वो बात भी अप्लाई नहीं की। तो ये एक कंप्लीट अच्छी खासी एक्सटेंडेड बॉडी है। अब आप कूलम्स लॉ डायरेक्टली यहाँ नहीं लगा सकते। अब अगर कुछ यहाँ लग सकता है तो वो है कैलकुलस। अब कैलकुलस यहाँ कैसे हमारी हेल्प करेगा उसे बेहद ध्यान से देखते जाइएगा। तो रिंग की वजह से एज अ होल प्लस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ में इंटरेक्शन नहीं बता सकता। अब जो काम किया जा सकता है वो ये कि हम इमेजिन करें
कि यहां कहीं पर इस रिंग का जो बॉडी है उस बॉडी पर हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया, और वो जो छोटा सा एलिमेंटल डिस्टेंस लिया, देखिए ध्यान से, पूरी बॉडी पर अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक छोटी सी एलिमेंटल डिस्टेंस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे, डी क्यू। तो इस तरह से जैसे ये एलिमेंटल सेक्शन मैंने लिया, आप बहुत सारे एलिमेंटल सेक्शन यहां पर ओवरऑल रिंग पर इमेजिन कर सकते हो, और हर एलिमेंटल सेक्शन पर आपको कितना चार्ज असाइन करना है, डी क्यू, सच दैट वो जो डी क्यू होगा उसका टोटालिटी में वैल्यू क्या निकल कर आएगा, समेशन ऑफ डी क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू। इसे कैलकुलस की लैंग्वेज में आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। अब सिमेट्री, स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात और यह कहना चाहूंगा कि 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक भी चलेगा तो यहां सिमेट्री का हम लोगों ने बेहद ज्यादा यूज किया है। सिमेट्री का अगर आप सही प्रकार से यूज करना सीख गए तो आप बहुत सारी अपनी समस्याओं को वैसे ही टैकल कर जाओगे, आराम से आप टैकल कर जाओगे। सिमेट्री का यूज करना आज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इसी एग्जांपल में बताता हूं। यहां जैसे कि आपने एक एलिमेंटल डिस्टेंस ली और उसके ऊपर एक डीक्यू दिया, तो बजाय कहीं और इस जैसा छोटा सा स्ट्रिप लेने के, आप ठीक इसके सामने ऑपोजिट में यहां पर एक एलिमेंटल डिस्टेंस लीजिए, और ऑब्वियसली जैसा कि ये डिस्कशन चल रहा है, यहां पर भी जो चार्ज इसके पास आएगा वो कितना होगा, वो डीक्यू होगा। अब एक डीक्यू पर फोकस करें, जैसे कि ये डीक्यू मैंने लिया, क्या ये डीक्यू और ये क्यू आपस में कुछ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, डेफिनेटली यस। इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा, और वो जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस तरह से इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहा होगा। आई शुड से कि डी क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस, और ये जो फोर्स होगा, क्योंकि आपने एक डी क्यू बहुत छोटा चार्ज लिया है, सो दिस फोर्स इज एक्चुअली डी एफ। So dF is the force of repulsion experienced by this charge due to dq positive charge। लेकिन ठीक उसी समय क्या अकेला dq है जो ये dF फोर्स मेरे P पॉइंट पे बैठे हुए प्लस Q पे लगा रहा है? The answer is no। ऐसे तो अनंत dq यहां पर है। इसके जैसे हमने उन सब अनंत dq की बजाय एक और dq यहां पे कंसीडर किया जो ठीक इसके डायमीटर अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर है। अब ये डीक्यू क्या कर रहा होगा, ये वाला जो डीक्यू है ये भी इसके ऊपर इसी तरह से फोर्स लगाता होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस तरह से, और ये भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी कितना होगा, डीएफ होगा। तो ऐसे बहुत सारे डीएफ 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 टाइप के फोर्स आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उन सबको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिस्टम सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक सिस्टम होने के कारण सिर्फ एक डीक्यू यहां लेकर, एक डीक्यू यहां लेकर, दो डीएफ यहां लेकर हम बाकी पूरी सिमेट्री भी अब सोच सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये जो डीएफ है, इस डीएफ को मैं रिजॉल्व करने जाता हूं। सो दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डीएफ एंड दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो उस लिहाज से ये बन जाएगा डीएफ का कॉस थीटा और ये बन जाएगा डीएफ का साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार जब ये डीएफ रिजॉल्व होगा, अब क्योंकि ये डीएफ रिजॉल्व हो चुका है तो मैंने इसको यहाँ पे डॉटेड बना दिया। जब ये वाला डीएफ रिजॉल्व होगा तो ये डीएफ भी, ये बन जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये बन जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल भी थीटा होगा, उस हिसाब से ये बन जाएगा डीएफ का कॉस थीटा एंड दिस विल बी डीएफ साइन थीटा। सिर्फ दो डीक्यू अलोंग द डायमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने पर, सिमेट्री का यूज करने पर हमको जो की पॉइंट यहाँ पे मिला वो ये मिला कि ढेर सारे डीएफ भी अगर यहाँ होते तो सारे के सारे उनके अपने अपने जो डीएफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट होते वो अपोजिट डायरेक्शन में होते। इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, सो दे विल बैलेंस ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच अदर, और सारे के सारे जो डीएफ कॉस थीटा हैं वो सेम डायरेक्शन में लगने की वजह से एड अप हो जाएंगे। तो फाइनली जो कंक्लूजन यहां से निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो टोटल फोर्स होगी इस प्लस क्यू पर, इस पी पॉइंट पर, दैट विल बी इक्वल टू द
वो ऐसे तमाम df cos थीटा, अभी तो मैंने यहाँ पे 2 dq लिए तो 2 df cos थीटा है। आप सोचिए जब मेरे पास बहुत सारे dq होते तो बहुत सारे df cos थीटा होते, तो ऐसे तमाम df cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो अगर हम कैलकुलेट कर पाए तो हम अपना फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते। तो डायरेक्टली देखिए आप कूलम्स लॉ हम नहीं लगा पा रहे हैं, हम यहाँ कैलकुलस का सहारा ले रहे हैं। तो अब हमें सिर्फ एक काम करना है, डीएफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा का कैलकुलेट करना है, यहाँ पुट करना है, प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीएफ कैसे निकालेंगे? डीएफ विल बी के, या आप इसे 1/4 भी मान सकते हैं, और के डी क्यू, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो डी क्यू और यहाँ पे क्या आ गया, क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है और ये एक्स है, सो दिस विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। so that is ultimately becomes k dq q by a square plus x square। ये df हमको यहां से मिल गया। अब cos थीटा, cos थीटा देखिए, तो cos थीटा यहां से क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द बेस? कोई भी आप यहाँ पे ट्राइंगल ले लें, आप एक ये ट्राइंगल भी चाहो तो ले सकते थे। तो cos थीटा में बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज हो गया ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब df आपके पास है, cos थीटा आपके पास है, दोनों वैल्यू यहां उठा के आप पुटअप कर दे, प्रॉपर इंटीग्रेशन करें। सो f विल बी इंटीग्रेशन ऑफ df k dq q, ध्यान से देखिए, k dq q बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा की जगह आ जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सो इट बिकम्स f इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq qx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस 1/2 गेट्स 3/2। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब कैलकुलस आपको यहां पर आना चाहिए, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट बाहर इस तरह से आ जाएंगे, के कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, जो क्यू चार्ज आपने यहां लिया है ये आपका टेस्ट चार्ज है ये बाहर आ जाएगा, एक्स हो गई टोटल डिस्टेंस, एक्स भी आपने फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे के क्यू एक्स, ये एक्स आपका बाहर आ जाएगा, ए आपका रेडियस है, रिंग का रेडियस फिक्स है, तो ए और एक्स यहाँ भी फर्दर ये कांस्टेंट है, तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये भी बाहर आ जाएगा। फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन में बचता है डी क्यू। सो योर एफ विल बी, ये एफ यहां पर हो जाएगा। अब देखें आप, dq का इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या है? dq के इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है इसके जैसे ढेर सारे dq आपस में सम अप हो जाएं, मिल जाएं, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, q मिल जाएगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि q, और यहां से जो कैपिटल Q मिलता है वो मैंने यहां लिख दिया, ये x आ गया, और नीचे है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो इन दिस वे, इस तरह से ये फोर्स मेरे पास में आया, ठीक है। सो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट P इज k q q x बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सो दिस इज द आंसर। तो कितनी ये चौंकाने वाली बात है कि देखिए कूलम्स लॉ हम यहाँ डायरेक्टली नहीं लगा पाए। एक एक्सटेंडेड बॉडी थी, एक बड़ी बॉडी थी, वो कहीं से भी पॉइंट चार्ज नहीं थी, आप कूलम्स लॉ डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा पाए, बट थैंक्स टू द कैलकुलस, थैंक्स टू द डिफरेंशिएशन, थैंक्स टू द इंटीग्रेशन, थैंक्स टू आइजैक न्यूटन, उनकी ही देन है ये। तो इन सबका धन्यवाद कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हम पॉइंट चार्ज ना होते हुए कूलम्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा पाए, वहां कैलकुलस ने इस सिचुएशन को कूलम्स लॉ लगाने लायक बना दिया। अब आप इस रिजल्ट पे थोड़ा सा और फोकस करें, 2 मिनट का और डिस्कशन इस रिजल्ट पे करते हैं। अब एक सिचुएशन यहां पर लेकर आते हैं, लेट, वो सिचुएशन ये है
अगर x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो आपका रिंग का सेंटर है ना O, इस O से लेकर ये वाला जो पॉइंट P है ये बहुत आगे, अगर x का वैल्यू इतना ज्यादा है कि उस वैल्यू के कंपैरिजन में A नेग्लिजिबल हो जाए, ये वही डेफिनेशन है जो पॉइंट चार्ज की मैंने आपको दी थी कि अगर डिस्टेंस इतना ज्यादा हो कि उसके कंपैरिजन में डायमेंशन नेग्लिजिबल होने लगे तो हम यहाँ पर इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो करके देखते हैं मैथ सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। तो अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है सच दैट जो a का वैल्यू है वो अगर नेग्लिजिबल हो जाए, लेट इसको x लिखते हैं, लेट x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अगर ये सिचुएशन है तो हमारा a x के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। तो ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है ना, जहां a और x दोनों लिखे हुए हैं, इस पोजीशन से आप a को 0 करके हटा दीजिए, तो यहां पर जो f निकल कर आएगा वो आ जाएगा k q q x बाय x स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब, एक्स से ये कैंसिल, फाइनली f इज इक्वल्स टू, मैं k को लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है x का स्क्वायर। दिस इज नथिंग but the simplest form, the basic form of Coulomb's law। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ना यहाँ पर a का जिक्र है ना यहाँ इस डिस्टेंस का जिक्र है, डायरेक्टली यहाँ पे x का जिक्र है। मतलब मैथमेटिकली ये स्टेप आपसे ये कहना चाहता है कि ऐसा लगा जैसे मानो ये सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट होकर इस O पॉइंट पर आ गया हो। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन x के बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू a के कंपैरिजन में होने के नाते बिहेवियर ऐसा आ रहा है। So this is just the verification of the Coulomb's law. This is just the verification of that generalization, that thought कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो एक्सटेंडेड बॉडीज भी कूलम्स लॉ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं। तो आज का वीडियो इस बारे में था। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में भी इस तरह से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे अच्छे केसेस लेकर आगे चलेंगे ताकि पुराने पढ़े गए कंसेप्ट पर आपके ग्रिप पहले से और बेहतर होते चले जाए। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाजत दें।